श्री प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन की वार्षिक सभा आज श्वेता जी के निवास पर आयोजित की गई है। श्री सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है और आम जनता के लिए वे क्या संदेश देना चाहते हैं कि ज्योतिष और वास्तु को अपनाकर वे अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे बीच संगठन की मंत्री श्रीमती मीना जी नाहटा मौजूद हैं। वे बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि प्रश्न कुंडली है, ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी की जन्म कुंडली नहीं है, उसको अपना जन्म समय जन्म दिनांक भी नहीं मालूम है और उसके मन में यदि कोई प्रश्न है और उसका वो उत्तर चाहता है तो प्रश्न कुंडली बहुत उसका मदद करती है। आइए मीना जी से जानते हैं प्रश्न कुंडली के बारे में। हाँ जी मीना। जय जिनेंद्र। प्रश्न कुंडली तो एक सब्जेक्ट है ही कि भी जिसके पास कुंडली नहीं है वो अपने क्वेश्चन प्रश्न कुंडली से पूछते हैं, पर जिसके पास कुंडली है और जब वो कोई भी विद्वान के पास पत्रिका दिखाने जाता है और जब उस पत्रिका का पूरा प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन के बाद उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि भाई मेरा ये कार्य कब तक होगा या होना संभव है या नहीं है। तो उस समय पर जब हम कुंडली को देखते हैं तो कुंडली में तो जन्म से सारे ग्रह बैठे हुए हैं, दशाएं भी बहुत लंबी चलती है, फिर कैसे प्रेडिक्शन किया जाए कि ये कार्य कब होगा। तो बहुत से लोग कैपी से करते हैं। मेरे हिसाब से तुरंत उसी समय पे जब प्रश्न कुंडली भी अगर हम बना लिए तो प्रश्न कुंडली से ये चीज़ का हम बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये कार्य होना संभव है या नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि जब हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि जिसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है और जब उसका स्वास्थ्य खराब रहता है तो वो पत्रिका दिखाने जाता है कि भी मेरी इतनी तबीयत खराब रहती है वैसा, तो तब हम उस इंसान की जन्म पत्रिका में 7th हाउस जो कि पति पत्नी या पार्टनर का कहा जाता है और 3rd हाउस जो कि पराक्रम का कहा जाता है, पर जब इन ग्रहों की जब वो दशा चलती है तो यही हाउस मार्केस हो जाते हैं और वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। अब इस हाउस के स्वामी कहाँ बैठे हैं उस तरीके की इनको समस्या आती है। तो उस समय भी प्रश्न कुंडली बहुत काम करती है कि उस व्यक्ति को जो मार्केस की दशा है उसमें से वो निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, ये भी प्रश्न कुंडली से अपन डिसाइड कर सकते हैं। उससे अपन पता कर सकते हैं कि भी प्रश्न कुंडली में कैसा जवाब आ रहा है कि हाँ मेडिसिन वगैरह लेने से इस समय तक ये इंसान इन बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि यदि कोई रोग संबंधी प्रश्न आता है तो उसको 7th हाउस और पराक्रम हाउस से देखते हैं, लेकिन फिर उसमें रोग हाउस उसका क्या रोल रहेगा? रोग पर्टिकुलर कौन सा रोग है वो चीज उसमें से नहीं देखना है अपने को ये देखना है कि भाई मार्केस की दशा है इसलिए इस व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है। अब मार्केस की जो मारक भाव है वहाँ का लॉर्ड भी मारक भाव में बैठा है तो मृत्यु तुल्य कष्ट डिटेल में मतलब बहुत ज्यादा आता है। क्या हम प्रश्न कुंडली से महादशा या कोई समय भी निर्धारित कर पाते या हम महादशाएं देख सकते हैं प्रश्न कुंडली की? नहीं, प्रश्न कुंडली से महादशाएं नहीं देखते हम, वो व्यक्तिगत कुंडली से। हाँ, व्यक्तिगत कुंडली से, लग्न कुंडली से, 10 चार्ट से, 9 चार्ट से, ये सब चीज से डिसाइड करके फिर महादशा देखते हैं हम, सूक्ष्म महादशा तक देख सकते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रश्न कुंडली पर, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि प्रश्न कुंडली क्या होती है। आपने बहुत ही सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को समझाया। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी सिंघई जी से कि कृपया वे आएं और हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को कृपया बताएं कि उन्हें वास्तु किस टाइप से अपनाना चाहिए सरल भाषा में कि उनका जीवन आनंदमय गुजरे। सभी को जय जिनेंद्र। वास्तुशास्त्र में देखा गया है कि जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उससे व्यक्ति के जीवन की अनुकूल प्रतिकूलताओं पर अवधारणा बन जाती है। जहाँ तक हम समझते हैं कि जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है वहाँ पर जो तोरण और मांगलिक प्रतीक लगाए जाते हैं, वो मांगलिक प्रतीक उसके अनुकूल प्रतिकूलताओं के लिए, उसके लाभ हानि के लिए, उसके मांगलिक योग के लिए, जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, उसके लिए बहुत अच्छा स्वस्थ तरीके से मार्गदर्शन मिलता है। तो प्रवेश द्वार पर जब अपन उसको तोरण लगाते हैं
ओम लगाते हैं, स्वास्तिक लगाते हैं, और यहाँ तक कि प्राचीन महलों में, मकानों में, मंदिरों में कुलकर की स्थापना दी गई है। कुलकर होते थे सिद्ध अवस्था में, या गणेश जी की या लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई जाती थी, वो बहुत मायना होती थी। तो जब भी वहाँ से घर में प्रवेश करते हैं तो जो कुलकर होते हैं उनको नमस्कार हो जाता है, जो इष्ट होते हैं तो उनको नमस्कार हो जाता है, और धार्मिक संस्कृति संस्कार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो स्वास्तिक लगाना, ओम लगाना, भगवान का स्मरण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। अब प्रवेश द्वार पर पहले प्रचलन होता था चौखट लगाने का, जो आज की व्यवस्था में चौखट को अवॉइड करने लगे हैं, परंतु चौखट होती है मकान की मर्यादा, एक मांगलिक प्रतीक माना जाता है। इसमें नज़र, हाय, दुआ, बद्दुआएँ नहीं लगती है, कीड़े मकोड़े प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए चौखट का मांगलिक योग बहुत ज़रूरी, नितांत ज़रूरी है, चौखट लगाना चाहिए। इस प्रकार से प्रवेश द्वार पर कई प्रकार की अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से, अलग अलग नगरों के हिसाब से भी मान्यताएँ दी गई हैं। तो उसमें तोरण लगाना, मांगलिक प्रतीक लगाना, ये बहुत अच्छा माना गया है, और इससे बहुत अच्छी जीवन की लाभ हानियाँ दिखाई देती हैं। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न ये है, जैसा कि आपने बोला तोरण लगाना चाहिए, एक तो जो कार्यक्रम या हवन पूजन होती है उसमें पत्तों का तोरण लगा दिया जाता है, वो तो टेम्परेरी होता है। यदि परमानेंट तोरण लगाना है तो वो किस टाइप का लगाना है? और दूसरी जिज्ञासा ये है कि जैसा आपने बताया कि मुख्य द्वार पर गणपति जी की मूर्ति लगा देना, तो प्रभु को तो हम वेदी में विराजमान करते हैं, तो दरवाजे के ऊपर हम कैसे विराजमान कर सकते हैं? भाई, मंदिर में जब अपन स्थापना करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना करते हैं। या प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, सिंबल के तौर पर अपन इसकी स्थापना करते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि गणेश जी को अंदर स्थापित करते हैं, बाहर स्थापित नहीं करते हैं। बाहर उसके प्रतीक के लिए स्वास्तिक लगा दिया जाएगा, या लक्ष्मी जी की लगा दी जाए, पीठ से पीठ लगा दी जाए, क्योंकि गणेश जी के पीठ के पीछे रिद्धि सिद्धि नाशक होता है। तो गणेश जी को चौखट के ऊपर दीवार पर वहाँ स्थापित किया जाता है, और बाहर स्वास्तिक भी लगा सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं, या लक्ष्मी जी की, गणेश जी, सरस्वती देवी की भी स्थापना कर सकते हैं। ये मांगलिक योग माना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आम श्रोताओं के लिए, आम दर्शकों के लिए आपने बहुत ही उपयोगी और सरल भाषा में हम सबको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र जी सिंघई साहब। हमारे बीच में जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन की सदस्य ईशा जैन मौजूद है। मैं उनसे ज्योतिष के संबंध में बहुत ही सरल भाषा में जानना चाहूँगा कि हमारे श्रोता और दर्शक कैसे अपना जीवन यापन करें, जिससे उनके जीवन में ज्योतिष विशेष रूप से सहायक हो। जय जिनेंद्र, मैं ईशा, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी करती हूँ, और अगर बहुत सरल भाषा में हम बात करें नंबरों के बारे में, तो 1 नंबर सूर्य का रहता है, तो हम अपने पिता की सेवा करके अपना सूर्य बलवान कर सकते हैं। 2 नंबर माता का रहता है, हम माता जी की सेवा करके, उनको प्रणाम करके, उनसे देखभाल, उनकी हालचाल पूछकर भी हम अपना मून स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 3rd नंबर गुरु की अवहेलना कभी ना करें। ये बहुत सरल उपाय हैं जो आप अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो हम 3 नंबर गुरु की कभी अवहेलना नहीं करना, गुरु जो बोले उनको सम्मान देना। 4 नंबर राहु हमारी बहनों के थ्रू भी आता है, हमारे घर में काम करने वालों के थ्रू भी आता है, तो हमें अपने जो कर्मचारी हैं उनसे अच्छे से बिहेव करना, उनको भी सम्मान देना, ये राहु को बैलेंस करने का रहता है। अब 5 नंबर बुध हमारी बहनें, माताएं, मासियाँ, इनका सम्मान, इनसे मेल जोल रखना, इनको समय समय पर छोटी छोटी उपहार देना, ये भी हमारे बुध को बैलेंस करता है। 6 नंबर शुक्र पतियों के लिए रहता है, उनकी पत्नी का स्थान। तो शुक्र, अपनी वाइफ को आप धीरे धीरे छोटी छोटी शुक्रवार को मीठी चीज़ें खिलाएं, उनको गजरा गिफ्ट करें, आपका शुक्र बैलेंस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी वाइफ को सम्मान दें, आप उनसे प्यार से बोलें, इससे भी शुक्र बैलेंस हो जाता है। केतु आप स्ट्रीट डॉग्स जिनको हम पकड़वाते हैं, ऑल्दो उनसे सेफ रहना चाहिए, बट उनकी कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट सेवा करें, केतु आपका बैलेंस रहेगा। 8 नंबर शनि हमारे स्वीपर,
हमाल जो ठेला खींचने पसीना जिनका बहता है काम करते हैं, आप उनको सैटरडे के दिन कुछ भी दें, उनको खुश करें, उनकी दुआएं लें, आपका शनि अपने आप ठीक हो जाएगा। और मंगल हमारे अपने आप में, आप अपनी एक्सरसाइजेस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, आपका मंगल बैलेंस हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन क्या यदि शुक्र पहले से ही अपने नंबर्स के अनुसार या कुंडली में पावरफुल है और यदि हमने उसको और स्ट्रांग कर दिया तो वो क्या फिर भोगी विलासी नहीं हो जाएगा? नहीं, हम उसमें फिर डोनेशन करवाएंगे। शुक्र की डोनेशन होती है, हम दान धर्म करवाएंगे, उससे भी शुक्र बैलेंस हो जाता है। वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव फॉर्म में रहता है, जब वो मल्टीपल हो जाता है, ऐसे वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ तो मैं, तो उसमें डोनेशन करेंगे हम शुगर की, मिल्क की, और वो हम वैसे बैलेंस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सरल भाषा में हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच श्री विक्रम जी टोंगिया उपस्थित हैं। वे सामान्य सदस्य हैं हमारे संगठन के। उन्होंने अभी अपने घर का, बहुत ही शानदार घर का निर्माण करवाया है और उन्होंने इस घर को वास्तु पर भरोसा करके निर्माण करवाया है। उन्हें क्या क्या अनुकूलताएं प्राप्त हो रही हैं, कृपया विक्रम जी टोंगिया बताएं। मैंने मकान खरीदने के पहले मतलब काफ़ी सारे प्लाट्स देखे, मकान देखे, लेकिन क्या पता क्या हुआ, पंकज भी वहाँ जाते हैं, नहीं यार ये मकान आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा या अच्छा रहेगा, इस तरह से मेरी बातें भी। लेकिन एक प्लॉट मैंने जो देखा, मतलब ऐसा संयोग लगा कि मैंने वो प्लॉट सुबह 9 बजे देखा, दिन में 2 बजे पंकज भैया को दिखाया, शाम को 4 बजे उस प्लॉट का टोकन दिया। मतलब मेरे ख्याल से ब्रोकर बोलता है मैं पिछले 30 सालों से मेरे जीवन में पहली बार ऐसा वाक्य हुआ है कि मैंने विदिन 24 आवर्स वाली डील फाइनल कर दी है। साथ में कुछ पैसों का अरेंजमेंट नहीं भी था, लेकिन पंकज भैया का कहना था कि भैया आपने लिया है, आपके योग का है, आप तुरंत इसमें करो। तो क्या पता क्या जो रजिस्ट्री 2 महीने में होने वाली थी, वो रजिस्ट्री मैंने करीबन 25 दिन के अंदर उस मकान की, प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली। उस मकान में शिफ्ट होने के बाद मैंने सबसे बड़ा चेंज जो आया मेरे इसमें कि मैंने मेरा ऑफिस भी चेंज कर दिया। जहाँ मेरा ऑफिस भी मैंने उनके मार्गदर्शन में, पंकज भैया के मार्गदर्शन में लिया। जहाँ पहले मेरे ऑफिस पे 4 से 5 लोग काम करते थे, आज मेरे ऑफिस पे लगभग 15 लोग काम करते हैं। मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर मेरे इसमें पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। साथ में पर्सनल, उसके अलावा मेरे साथ साथ कि इनकम भी ग्रोथ हो रही है, साथ में एक पॉजिटिविटी का अच्छा अनुभव लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वास्तु आपके जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है और आपके जीवन में आपकी ग्रोथ भी करता है और साथ में आपको पॉजिटिविटी देता है। जैसे एक बार हमसे एक मिस्टेक हुई थी कि हमने हमारी छत पर हमने धनिया उगा लिया था और उस समय क्या पता क्या हुआ, घर पे, ये नए घर की बात है सर, तो नए घर पे क्या पता क्या वो 2-3 महीने हमारे ऐसे निकले कि कुछ ऐसा गड़बड़ लगी। क्या हमने पंकज भैया को बुलाया, मैंने पंकज भैया क्या है, वो छत पे गए, बोले भैया आपने धनिया उगाया है, धनिया नहीं उगाना चाहिए उनके अनुसार, वास्तु के अनुसार आपका भी। तो उसी समय से हमने धनिया तुरंत उसी दिन हटाया। हमको उसके इफेक्ट 2 से 3 दिन बाद हमें डेफिनेटली दिखने लग गए। तो आपने देखा कि वास्तु का चमत्कार क्या होता है। वास्तु में देखा जाए तो सारी दिशाएं शुभ हैं और सारी ही अशुभ हैं। यदि वास्तु अनुरूप हम उन दिशाओं की व्यवस्था कर लेते हैं तो सारी दिशाओं से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो दिशा होती है वो साउथ ईस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर ग्रह स्वामिनी का अधिकार होता है और 24 घंटे लगभग उनकी निगाह वहीं लगी रहती है। पुरुष तो अपने आय के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन महिलाओं को दिन भर घर में रहना पड़ता है, इसलिए ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो दिशा खराब होती है तो ग्रह स्वामिनी को बहुत ही कष्ट भोगना पड़ते हैं। इस विषय पे आइए हम जानते हैं श्रीमती रेणु जैन से। जय जिनेंद्र, वास्तुशास्त्र में साउथ ईस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। साउथ ईस्ट में अगर किचन है और वहाँ पर किचन भी प्रॉपर तरीके से बना हुआ है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर स्टोव रखा है और वहाँ पे खाना बनाना और सबसे ज़्यादा उचित वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है। उसके बाद अगर साउथ ईस्ट में नेगेटिव मैं बोलूँ तो अगर वहाँ पे एक मेन डोर आ जाए, यहाँ पर पानी आ जाए, तो वहाँ पे कैश फ्लो प्लस वहाँ पे रहने वाली जो लेडीज़ होती है उनको इंटरनल और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। सबसे बेस्ट साउथ ईस्ट में किचन रहता है और यहाँ पे एक आप साउथ ईस्ट में अगर माता लक्ष्मी की एक मूर्ति रख दें
और वहाँ पे रोज़ वहाँ पे एक घी का दिया जलाएं तो उससे घर के अंदर पॉजिटिविटी बहुत अच्छी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। चूंकि आप महिला हैं तो आपने महिलाओं के विषय पर ही बोलना उचित समझा, लेकिन फायदा तो हमारे दर्शकों और श्रोताओं को ही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जैन। श्री जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन की आज जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, इसमें मैक्सिमम सदस्य यहाँ मौजूद हुए हैं और वो श्वेता जैन का प्यार यहाँ तक सबको खींच लाया है। और वे बहुत ही कुशल गृहिणी हैं, उन्होंने बहुत ही सुस्वादु भोजन सभी सदस्यों को कराया, और वो भी इसी विषय पर किचन, जिस दिशा में किचन उचित होता है उसी दिशा के बारे में हमें बताने वाली हैं श्रीमती श्वेता जैन। जय जिनेंद्र सभी को। मैं आज गृहिणियों के लिए स्पेशली बताना चाहूँगी कि जो वो किचन में खाना बनाती हैं अपने, तो गैस जो उनका गैस बर्नर रहता है उसके ऊपर उन्हें 2 केसर के स्वास्तिक ज़रूर लगाने चाहिए और एक पिरामिड ज़रूर स्थापित करना चाहिए। इससे क्या है कि आप जब खाना बनाते हैं और आपके साथिया जो हम बनाते हैं उसकी जो वाइब्स आपके ऊपर आती हैं, उससे जो हम खाना बनाते हैं उसकी वर्णाएं सभी घर वालों को और बहुत अच्छी मिलती है और हमारा मन भी शांत रह के हम उसमें खाना बनाते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसका एक छोटा सा मैं मैंने किसी के साथ एक प्रयोग किया था। हमारे यहाँ किसी के यहाँ कोई काम वाली आते थे खाना बनाने, तो वो हर जगह जाती थी तो सब जगह वो झगड़ा करती थी, चिल्लाती थी। लेकिन जब मैंने उनको ये बताया कि आप ऐसा करिए कि 2 स्वास्तिक लगाइए और एक पिरामिड स्थापित करिए, और उसके बाद से उस जो काम वाली बाई आती थी उनके यहाँ उतने शांत भाव से खाना बनाती थी, तो सब लोग कहते थे कि अरे ये तो हमारे यहाँ आती है तो ये तो बहुत गुस्से में रहती है, लेकिन वहाँ आके उसके भाव स्वतः ही शांत हो जाते थे और बहुत अच्छे से वो खाना बना। तो ये हर गृहिणी को ये ज़रूर अपने घर में करना चाहिए। एक छोटी सी टिप मैं आपको देना। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। ऐसा कहा जाता है कि यदि भोजन बनाते समय यदि हम भक्तामर का पाठ करें, नमोकार मंत्र का जाप करें, तो उसकी वर्गणाओं से भोजन बहुत ही सुस्वादु और लाभदायक बन जाता है, शरीर को लगता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हलवाई को बादाम, किशमिश, काजू कितने भी लाके दे दिए जाएं और यदि उसका भोजन बनाने का मन नहीं है तो वो भोजन भटे की सब्जी बन के रह जाएगा। और यदि उसको भटे लाके दे दिए जाएं और उसका मन है कि मैं बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगा, यदि उसने दिल डाल दिया तो वो काजू कतली से भी ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। जैसा कि श्वेता जी ने बताया कि बर्नर पे यदि स्वस्तिक की वर्गणाएं फैल जाती हैं तो भोजन बहुत ही सुस्वादु और सुपाच्य बन जाता है और शांत भाव से बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपने हमारे दर्शक और श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में संगठन के सम्मानीय सदस्य श्री मनीष जी नायक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वे बहुत ही उत्साही हैं और गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आप पर विशेष वरदहस्त प्राप्त है और उन्हीं वर्गणाओं के कारण उनमें जोश है। वे जिस उम्र के भी हों, लेकिन युवाओं का और किशोरों का जोश उनमें है। वे हमारे संगठन से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, कृपया हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बताएं। सम्मानीय प्राच्य विद्या संगठन के वरिष्ठ अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी, श्री M.K. जैन साहब, भारतवर्ष की ज्ञान के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, हीलिंग के क्षेत्र में, रैकी के क्षेत्र में तमाम विषयों के उपस्थित विद्वान, आप सभी के विचार सुनकर ऐसा लगता है कि इस कली काल में, इस आधुनिकता के पश्चिमीकरण के युग में हम अपनी वैदिक संस्कृति से जीवन जीने की पद्धति का ज्ञान आपके माध्यम से जो जन सामान्य को प्राप्त हो रहा है, उससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुंदर और सुरक्षित रहेगा। जीवन जीने की पद्धति में वास्तु, ज्योतिष, मंत्र, ध्यान
जल संवर्धन, गौ संवर्धन, वृक्ष संवर्धन आदि आदि प्राकृतिक जैविक जीवन जीने की पद्धति में प्राकृतिकता, प्रकृति के निकट जाके जीवन जीना, ये तमाम विषयों पे जो आपका ज्ञान है वो अद्भुत है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है। और जिस सामूहिक एकता के विज्ञान पर ये प्रयास आप सभी के द्वारा किया जा रहा है, ये भारतवर्ष में अपने आप में एक अनूठा प्रयास माना जाएगा। एक व्यक्ति का प्रयास व्यावसायिक तौर पर होता है, लेकिन जब सामूहिक चेतना का विज्ञान और सामूहिक चेतना, सामूहिक संगठन और उसमें सभी विधाओं के विद्वान काम करते हैं, तो हम सभी एक दूसरे की ऊर्जा के पूरक हो जाते हैं और ऐसी पूरक ऊर्जा बड़े से बड़े पराक्रम के पर्वत को पार कर जाती है। एक उदाहरण के तौर पर इस बात को सिद्ध करूंगा। जितने प्रवासी पक्षी होते हैं, ये सब सीधे या लंबवत या आड़े आकार में नहीं आते हैं, ये वी के आकार में आते हैं। अगर एक व्यक्ति की क्षमता या एक पक्षी की क्षमता 1 किलोमीटर उड़ने की है और 50 पक्षी हैं, तो 50 पक्षी एक साथ 50 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। इसका सूक्ष्म विज्ञान केवल एक है। जब एक पक्षी अपने पंख से अपनी हवा भरता है स्वयं की उड़ान के लिए, तो वो तो उड़ता ही है, उसके बाजू से लगे हुए पक्षियों को वह हवा पंख काट काट कर पीछे तक जाती है और सभी जो है उस हवा का आनंद लेते हुए उड़ते रहते हैं। जब एक थक जाता है, दूसरा लग जाता है, दूसरा थक जाता है, तीसरा लग जाता है। इस सामूहिक एकता के विज्ञान पर वो 50 गुना यात्रा कर लेते हैं। जब पक्षियों में ये ज्ञान और विज्ञान है, तो हम मनुष्यों में भी हमें ऐसा यहाँ महसूस हो रहा है। आपकी एकता, आपके विचार विनिमय की शक्ति, आपका प्रेम, एक पारिवारिक वातावरण, कोई व्यावसायिकता नहीं है, तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। आपकी संगठन को, आप सभी ज्ञानी विद्वान को मैं अनंत मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि परिस्थिति के मस्तक पर इन पैर रखकर इन विषम चुनौतियों को सामना करते हुए आपका संगठन और आप सभी अपने इस जीवन को भवसागर से पार लगाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनीष जी नायक साहब। आप निश्चित ही आचार्य श्री के सच्चे भक्त हैं। आपने उदाहरण के रूप में पक्षियों का जो उदाहरण दिया वो बहुत ही अनुकरणीय है, जिसे जीवन में उतारा जा सकता है। साथ ही आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो वाकई बहुत ही व्याकरण के बहुत ही उत्तम शब्द थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभकामनाएं। हमारे बीच में हमारे संगठन की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सुषमा जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी दक्षता है पेंडुलम विज्ञान में, उससे हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं और उन्होंने किस तरह से पेंडुलम में रिसर्च करके दर्शकों का और पीड़ितों का को लाभ पहुंचाया है, कृपया बताइए आदरणीय सुषमा जी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं सुषमा जैन, मैं पेंडुलम डाउजी करती हूँ और पेंडुलम डाउजी से मैंने बहुत पेशेंट को ठीक किया है। रिलेशनशिप में भी उन्हें लाभ मिला है, घुटने के दर्द में और बहुत सारी बीमारियों में उनको हीलिंग दे रही हूँ, तो उन्हें फ़ायदा हुआ है उसमें। जब आप पेंडुलम को उपयोग करती हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या मीनिंग होता है? क्लॉकवाइज घूमता है तो वो सही रहता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो नेगेटिव रहता है। ये तो हमने परिणाम जान लिया कि वो शुभ है या अशुभ, लेकिन यदि वो जिस समस्या से ग्रसित होके आया है तो पेंडुलम से आप उसको क्या उपाय बताती हैं? पेंडुलम से उसे अपन पूछ सकते हैं कि इनको बीमारी किस कारण से है, पूर्वजों के कारण से कि किसी और कारण से, मानसिक है, सब उसके बहुत सारे पॉइंट है। उससे अपन पूछ सकते हैं कि इनको बीमारी किस कारण से, उस पॉइंट पे अपन उनको हीलिंग देते हैं कि इनके जो भी है वो ठीक हो जाए। इसका मतलब ये है कि हम पेंडुलम के द्वारा सही निर्णय पर पहुंच पाते हैं कि आने वाले पीड़ित को क्या समस्या है और उसको हीलिंग के द्वारा सुषमा जी बहुत ही अच्छे तरीके से आरोग्यता आपको प्राप्त करा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी।
संगठन के संस्थापक सदस्य श्री मनोज जी जैन हमारे बीच में हैं। वो सफलता के सूत्र क्या होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर प्रकाश डालेंगे। श्री मनोज जी जैन। सभी को जय जैन, नमस्कार। मैं मनोज जैन, वास्तुविद ज्योतिष आचार्य। क्योंकि जो समय वर्तमान है, हर व्यक्ति ज्योतिष वास्तु की ओर कहीं न कहीं परामर्श ले रहा है और हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, आर्थिक, मानसिक, कोई भी समस्या समझ लें। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि यदि मकान में कहीं रह रहे हैं या घर में कोई दोष आ रहा है तो वो हर व्यक्ति कुंडली की पर नहीं जा सकता, वास्तु पर नहीं जा सकता। मैं सिर्फ 4 या 5 सूत्र दूंगा जिसमें कि आपको हर प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, नोट भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम, जिस मकान में रहते हैं सूर्योदय के पहले उठना अनिवार्य है। उठते ही झाड़ू पोंछा करें, सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दें, पंखा चालू कर दें और एक घंटी लें, शंख लें, पूरे घर में घंटी बजाएं। फिर घर में जहाँ किचन का स्थान है वहाँ पर एक गाय घी का दीपक जलाना है, उसमें थोड़ा भीमसेन कपूर और दालचीनी का पाउडर डाल के जलाएं। और कुछ देर बाद ही देखेंगे कि पूरा घर वातावरण शुद्ध हो गया है, 5 तत्व बैलेंस हो चुके हैं, तो घर में ऊर्जाएं अपने आप जनरेट होने लगेंगी। 5 तत्व बैलेंस होंगे तो घर में जो भी वास्तु दोष या कुछ भी समस्या आ रही होगी उसका निराकरण ठीक होगा। फिर अच्छे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं वास्तु ज्योतिष के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मनोज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये तो सिद्ध हो गया कि घर में चाहे वास्तु के अनुरूप हो, वास्तु द्वारा हो, ज्योतिष द्वारा हो, उपाय के द्वारा हो, यदि घर में शुभ वर्गणाएं फैला दी जाएंगी तो हमें निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सभी परिवार के बीच में सामंजस्य रहेगा और जब सामंजस्य रहेगा तो खुशी का वातावरण रहेगा और खुशी का वातावरण रहेगा तो हर काम में मन लगेगा। पुरुष वर्ग का कमाने में लगेगा, स्त्री का किचन में मन लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपको इस जानकारी देने के लिए। श्री जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन के संस्थापक कोषाध्यक्ष श्री पंकज जी जैन वास्तुविद हमारे बीच मौजूद हैं। वो देश विदेश में वास्तु के लिए दौड़ लगाते रहते हैं और उनके द्वारा बताए गए उपाय और रेमेडीज से हमें बहुत फ़ायदा होता आ रहा है। रिसेंट में वे बाहर जाकर अभी एक उन्होंने कोई बहुत अच्छी रेमेडी की है, उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं आइए उन्हीं से जानते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। वास्तु अभी जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे चल रहा है उसके अनुसार हर लोग किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, ये सब कुछ कर लेते हैं। बाकी कलर जो होता है उसका कोई विशेष ध्यान नहीं रखता है। साउथ ईस्ट में किचन बनाने के बाद भी ब्लैक पत्ता लगा देते हैं। किचन प्रॉपर साउथ ईस्ट में होप नहीं आता है, वहाँ पानी का सिंक लगा दिया जाता है। किचन प्रॉपर होने के बाद भी उनको वास्तु को जो रियल किचन में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते, उल्टा नुकसान में चले जाते हैं। तो साउथ ईस्ट में अगर वाटर एलिमेंट आएगा तो फाइनेंशियल लॉस कराएगा ही। तो वो बोलते हैं हमने वास्तु से मकान बनाया, हमारा नक्शा वास्तु ने बना के दिया, ताकि वो वास्तु वाले डबल जाके चेक नहीं करते कि प्रॉपर अपने बनाया कि नहीं बनाया है। तो इसलिए क्लाइंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किचन बना रहे हैं तो साउथ ईस्ट अगर जोन में बनाते हैं तो लाका रेड पत्ता या ग्रीन पत्ता लगाना चाहिए। तो वहाँ सिंक वाटर का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वो होने से आपको अत्यधिक नुकसान होंगे, फाइनेंशियल लॉस होंगे, महिलाओं को बीमारियाँ ज़्यादा होगी। अगर किचन प्रॉपर बना है, पत्थर सही लगा, गैस प्रॉपर साउथ ईस्ट में आ रहा है तो आपको किचन कई गुना लाभ देगा, फायदे देगा। अभी आपने जो वास्तु किया है चंडीगढ़ में जाके, जी। उसमें क्या दोष थे और आपने रेमेडी के द्वारा उनको क्या लाभ पहुंचाया? अभी 2 साल पहले ही कोई बंगला बना था अग्रवाल फैमिली का, तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ पूरा निरीक्षण किया। तो वेस्ट में उनके वाटर टैंक बना हुआ था, वाटर हार्वेस्टिंग का। वहाँ कुआं बनता, कुएं के अंदर बोरिंग होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी कजी वगैरह जमी हुई थी, काई बोलते हैं उसको। तो वो वैसे वास्तु दृष्टि में नेगेटिव मानी जाती है। तो मैंने कहा आपके घर में किसी न किसी को हेल्थ की समस्या होगी महिलाओं को। तो बोला हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं है। वो सुबह ही रिसेंटली उनको पता नहीं था, उनकी छोटी बहू थी, उन्होंने कुछ चेकअप करवा के आई थी गठान का। तो शाम को उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको हल्का सा कैंसर जैसा सिम्टम लग रहे हैं। और कल ही इसके शाम को रिपोर्ट आई, उसमें कैंसर उनको वो हो गया है, कभी कैंसर है। हमने आज उसको टंकी को आज सुबह से तोड़ना शुरू कर दिया है और 21 से 90 डेज में वास्तु रिजल्ट मिलते हैं। वो 90 डेज में ठीक होने की कगार पे आ जाएंगी महिलाएं, ऐसी हम कामना करते हैं वास्तु के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपके द्वारा जो ऐसा शुभ कार्य किया जा रहा है। हमारे संगठन में बहुत सारे वास्तुविद हैं, वे मार्गदर्शन में
उन्हें सावधान करते हैं अपने क्लाइंट्स को और वे जीवन को आनंदमय गुजारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे संस्थापक सदस्य श्री आलोक जी जैन का आज तिलक समारोह हुआ है। तिलक समारोह मीन्स उन्हें एक बहुत बड़ी जवाबदारी सौंपी गई है। संगठन के सभी सदस्यों ने मिलकर अनुमोदित किया है उन्हें संगठन का महामंत्री बनने के लिए। आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और नवीन महामंत्री के रूप में आज आप हमें बहुत ही अच्छे टिप्स देने वाले हैं। वे हीलिंग विषय पर हमें बताएंगे कि रेकी हीलिंग कैसे हमें लाभ पहुंचाती है। जय जिनेंद्र सभी को, और सबसे पहले संस्था के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक योग्य समझा कि मैं इस संस्था के महामंत्री पद पर कार्य संभाल सकूं, और आपने हमने सुशोभित किया, उसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक संबंध है हीलिंग का, रेकी हीलिंग का, भक्तांबर हीलिंग का या अन्य किसी प्रकार की हीलिंग का, तो ये सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक आभा मंडल होता है, एक अंतर की एनर्जी होती है, एक बाहरी एनर्जी होती है। हम लोगों की दैनिक दिन की जो चर्याएं हैं, उन चर्याओं ने हमारे अंदर के आभा मंडल को और बाहर आभा मंडल को खंडित कर दिया है। ना तो उठने का समय है, ना सोने का समय है, ना किसी कार्य को करने का समय है। बेचैनियाँ हैं, लगातार मोबाइल देखते रहना है, जीवन की आपाधापी में प्रतिस्पर्धा में डिप्रेशन के शिकार हो जाना है। हमेशा नकारात्मक सोचना है। जो आप सोचते हो वह आपके जीवन में स्थिर होकर आपके चक्रों पर जाकर विराजित हो जाता है और वह आपकी इंटरनल एनर्जी को खराब करने लगता है। तो अजी आप देखेंगे इस समय में अधिकांश लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, नकारात्मकता के शिकार हो रहे हैं। मूल कारण ये है कि एक तो नकारात्मक रील्स देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं या नकारात्मक वातावरण में है, प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से उन पर बहुत नकारात्मक असर हो रहा है। लेकिन इन सबको ठीक किया जा सकता है। मैंने इस पर बहुत काम किया। कई ऐसे पेशेंट रहे जो नकारात्मकता के गहरे शिकार होने के बाद उस परिस्थिति तक पहुंच गए कि उनको कोई बाह्य बाधा है, कोई बाह्य शक्ति उन्हें कंट्रोल कर रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल मानसिक अवधारणाओं से उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम जो जैसा सोचते हैं वैसा होने लगा है, ये मेरे जीवन में सब कुछ नकारात्मक हो रहा है। यह सब नकारात्मक सोच की वजह से। यदि आप इसमें रूपांतरण करना चाहते हैं तो सेल्फ मेडिटेशन करें या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से अपनी हीलिंग कराएं, जो आपके आभा मंडल को क्रैक करके उस आभा मंडल में जो नकारात्मकता है वह आपके शरीर से मुक्त कर आपको सकारात्मकता की ओर लेकर जाए। सभी का शरीर एक एनर्जी से बना है, ब्रह्मांड भी एक एनर्जी से बना हुआ है। सभी जानते हैं कि यह ब्रह्मांड एक नियमित व्यवस्था के अनुसार चल रहा, वहाँ अनुशासनहीनता नहीं होती है। चाहे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही हो या अपने रेडियस में घूम रही हो, कहीं भी घूम रही हो, उसमें अनियमितता नहीं होती, वह नियत समय में घूमते हैं। ऐसे ही हमारी ऊर्जा का मंडल होता है। यदि इसमें आप कोई अंतर लाते हैं तो आपकी जीवनचर्या में अंतर आ जाता है। तो यदि आप अपने उठने सोने की पद्धति में परिवर्तन करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, सकारात्मक सोच है, तो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। यदि आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे अनुभवी हीलर के माध्यम से आप हीलिंग करा सकते हैं और अपने आभा मंडल को और इंटरनल एनर्जी को ठीक करके अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो वर्गणाएं होती हैं हीलिंग के द्वारा, ये आप कैसे प्राप्त करते हैं? और जो भी व्यक्ति आपके पास आता है नकारात्मकता लेके, तो उसको आप सकारात्मक में कैसे बदलते हैं और वो कैसे एनर्जी काम करती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जो नकारात्मक व्यक्ति है उसको आप सकारात्मक कैसे करेंगे। पहली बार तो जब हम किसी से बात करते हैं जो बहुत अधिक नकारात्मक है, उसकी कई बार काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। उसको बताना पड़ता है कि आपने का जो भी सोचने का तरीका है वो पूर्णतः नकारात्मक है। कई बार वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हम नकारात्मक हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता उनका जो डायरेक्शन है वो नकारात्मक है, क्योंकि वो हर चीज़ का नकारात्मक पहलू ही देखते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जीवन में यदि आपके पास 10% अच्छा है तो उस 10% को सेलिब्रेट करो, ना कि 90 को। जब आप 10% को सेलिब्रेट करने लगते हैं तो धीरे धीरे वह 10% इम्प्रूव होने लगता है, वह 90 हो जाता है और नकारात्मकता कम हो जाती है। एक तरीका तो ये सहज तरीके से आ रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे मैं हीलर हूँ, मैं क्या करता हूँ कि एक ब्रह्मांडी ऊर्जा जो हर समय ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, उससे मैं अपनी स्वयं की बॉडी में कॉल करता हूँ। उसकी एक पद्धति होती है जिसे रेकी पद्धति भी बोलते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे कि रेकी के माध्यम से लोगों को हील किया जाता है, चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो वह ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है
जो हर शरीर में विद्यमान है, लोग उससे कनेक्शन दूर कर चुके हैं। तो आप किसी हीलर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वह अपनी बॉडी में उस एडिशनल एनर्जी को कॉल करके सामने वाले व्यक्ति के आज्ञा चक्र से उसकी बॉडी में प्रवेश करता है और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि यह किस उद्देश्य से उस शरीर में प्रवेश कर रही हैं, और वह एनर्जी उस प्रवेश में जाकर उस शरीर में प्रवेश कर कर उन सारी नकारात्मक चीज़ों को दूर करती है जिनसे वह ग्रसित होते हैं। मैंने डिप्रेशन के बड़े बड़े बच्चे या जो कहीं प्रतियोगी स्पर्धाओं में रहे या कैंसर से पीड़ित व्यक्ति रहे, उन सब के लिए मैंने काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। यदि आप अपने स्वयं के शरीर पर काम करेंगे तो निश्चित तौर से दवाओं से दूर रहेंगे। इसे ड्रगलेस थेरेपी भी कहते हैं कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपने अंतर शक्ति से और बाहर से आने वाली एनर्जी के माध्यम से अपने शरीर का रूपांतरण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। ये सारी जितनी विद्याएं हैं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित की गई हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम पाश्चात्य की संस्कृति को विशेष महत्व देने लगे हैं, एलोपैथिक की ओर ज़्यादा दौड़ लगा रहे हैं, जबकि सारे उपाय हमारे ग्रंथों, हमारे आगमों में हैं और उसी का ये एक रूपांतरण है रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग जापान में जाके फेमस हुआ और वहाँ से विदेशी का ठप्पा लग के जब हिंदुस्तान आया तो उसका लोहा हम मानने लगे। ये बहुत ही अच्छी विद्या है। जैसा कि आलोक जी ने कहा कि यदि 10% भी आप में पॉजिटिविटी है तो उसको 100% कैसे की जा सकती है, यह रेकी द्वारा ही संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। श्री जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीषा जी चेलावत हमारे बीच में हैं। वे बहुत ही विद्वान हैं, विभिन्न विषयों पर उन्होंने काम किए हैं और जितने भी पीड़ित आते हैं उनको बहुत ही अच्छा और 100% लाभ दिलाती हैं। आज वे हमारे बीच में रेकी विषय पर ही हमें बताएंगी कि रेकी क्या है और रेकी से वे कैसे आने वाले पीड़ितों को लाभ पहुंचाती हैं। डॉक्टर मनीषा चेलावत। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और यहाँ पर आए हुए सभी पदाधिकारियों को और सदस्यों को भी मेरा सादर प्रणाम। रेकी अगर किसी के घर में रहे तो आप ये समझ लें कि हर पेन किलर से आप निजात ले सकते हैं। पेन किलर मतलब क्या? आप पेन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आप आने वाले समय में अपने आप के किलर बन रहे हैं, जहाँ आप मृत्यु की ओर बहुत आसानी से पहुँच रहे हैं। आज जितना पेन किलर ली जा रही है उससे आपको किडनी का डैमेज हो जाना, ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट फेल होना, ये सब सिम्टम्स बनने लग जाते हैं। ठीक कोरोना के बाद देखते हैं कि आज बीमारियां बहुत बढ़ गई है, पेन बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबका वर्किंग ऐसा हो गया है कि सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत वर्कआउट कम हो गया है, जिसकी वजह से हर किसी को कहीं ना कहीं पेन बना रहता है बॉडी में। तो व्यक्ति क्या करता है, एक पेन किलर लाता है, खाता है और आज उसके रिजल्ट हम बोलते हैं अरे वो चलता फिरता व्यक्ति कैसे चला गया, कैसे अटैक आ गया। क्योंकि ये पेन किलर को आप लोगों ने बहुत अपनत्व की तरह अपना लिया है, जो आप खुद की जान हानि कर रहे हैं। इससे दूर आने के लिए सबसे बेस्ट है आपका रेकी। रेकी एक नेचुरोथेरेपी कह सकते हैं हम, एक प्राण ऊर्जा है। जिस 7 चक्रों को लेकर आपका जन्म हुआ है, उन्हीं 7 चक्रों के द्वारा आप खुद क्लीनिंग करके आप खुद अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं है। पहले के भी जितने बड़े हमारे वरिष्ठ होते थे सिर्फ ब्लेसेस देते थे, स्पर्श करते थे और प्रॉब्लम दूर हो जाती थी, जैसे मात्र स्पर्श। ठीक वैसे ही अगर आज भी इस थेरेपी को अपनाया जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व जीवन के अलावा उसके मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और पारिवारिक जितनी परेशानी आ रही है उन सबको वो खुद निजात दिला सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर घर में एक रेकी चैनल होना चाहिए, पेन किलर हटना चाहिए, ताकि आप 2 चीज़ से बच सकते हैं। एक तो आप आपकी खुद की जान हानि से बच रहे हैं, दूसरा आप अर्थ हानि से बच रहे हैं। आप कोई भी दवाई लेने जाते हैं आपको कितनी महंगी पड़ती है, आप इतनी सी कमाई कर रहे हैं, उसका 50% हिस्सा आप दवाइयों में लगा देते हैं। तो क्यों ना हम उस हिस्से को बचाएं, अर्थ को बचाएं और हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ें। ऐसे ही ठीक आज एसिडिटी का प्रॉब्लम 101% सभी को हो रहा है। क्या करते हैं, इनो लाते हैं, इनो भी अनएक्सपेक्टेड लेते जा रहे हैं, भाई आने दो सोडा, स्प्राइट आने दो, ये सब बना है, लेकिन ये कुछ समय के लिए बना है कि आपको एकदम इमीडिएट चाहिए तो मिल जाना चाहिए, कभी कभार के लिए। लेकिन आप हर घर में आज देखें फटाफट इनो निकालेंगे, घोलेंगे, पी जाएंगे। कितना बड़ा आपको आपकी आंतों को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके लीवर को डैमेज कर रहा है।
क्यों ना आप मात्र 2 मिनट्स भी नहीं, 1 मिनट अगर आप उस पेट पर हाथ रखते हैं या जहाँ गैस बन रही है आप हाथ रखते हैं, तुरंत आपको राहत मिलती है। आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपने आपकी ही ऊर्जा ग्रहण करी और आप ही स्वस्थ हो गए। तो आप सब तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इसी तरह समझ के आप इस थेरेपी को जरूर अपनाएं। किसी भी तरह की गले में, जैसे अभी हमारे बीच में बैठे हुए मनीष जी नायक को सिर्फ गले में खराश हो रही थी और मैंने बोला नहीं, आप 2 मिनट बात करें, और 2 मिनट में उनको आराम हुआ। वो प्रत्यक्ष आपको उदाहरण के रूप में बात करेंगे मनीष जी नायक। बताइए साहब, आपकी खराश थी, उसमें आपको क्या लाभ हुआ? ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है रैकी का, जो अभी 25-20 मिनट पहले साक्षात्कार में मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। मैडम ने रैकी दी, 3-4 मिनट के बाद मुझे लगता है मैं बोला हूँ अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ, संपूर्ण जागृत विचारों के साथ में। ये अपने आप में एक मैजिक है और ये जानना चाहिए लोगों को कि हमारे जीवन जीने की पद्धति में जो प्राचीनतम प्रयोग थे वही सर्वोत्तम विज्ञान था। अभी जो विज्ञान की प्रगति है इसमें झूठ का, आंकड़ों का और मीडिया का प्रचार प्रसार का तड़का है। वास्तविक जीवन जीने की पद्धति का विज्ञान हमारे विद्वानों ने अभी परिभाषित किया है। हम जन सामान्य से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम अपनी जीवन जीने की प्राचीन पद्धति को अपनाएं। हमारे विद्वानों के विचारों को, उनकी क्रिया प्रक्रियाओं को जानें और उनसे संपर्क करें, कम्युनिकेशन करें, संचार करें, ज्ञानवर्धन करें और संपूर्ण मानव समाज की सेवा करें। देखिए, रेकी ऊर्जा के द्वारा श्री मनीष जी नायक का जो भी समस्या थी गले की, वो मात्र 3 मिनट में वो समाप्त हो गई। जैसा कि आपने डॉक्टर मनीषा जी से सुना कि पेन किलर लिया जा रहा है। पेन किलर का मतलब क्या होता है कि दर्द को मारने वाली दवा। दर्द शरीर में है, लेकिन दर्द को महसूस करने वाली तंत्र को शून्य कर देना, ये पेन किलर का काम होता है। रोग हटा नहीं है, रोग वहीं पर है, लेकिन उस दर्द को महसूस करने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। तो शरीर में रोग तो है, तो वो जड़ से कैसे जाएगा? वो जड़ से डॉक्टर मनीषा चेलावत ने जो हमें बताया कि रेकी ऊर्जा के द्वारा बहुत ही चमत्कारिक हिंदुस्तान की पद्धति रही है। जैसे ऋषि मुनि ऐसे हाथ कर देते थे और वो समस्या का निदान हो जाता था। हमारे भगवान श्री कृष्ण ऐसे हाथ करते थे, बुद्ध भगवान ऐसे हाथ करते थे, महावीर भगवान ऐसे हाथ करते थे। उनके हाथ से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रभावित होती थी, उससे उस भक्त को लाभ हो जाया करता था। और वही प्रक्रिया का नाम है रेकी हीलिंग। लेकिन दुर्भाग्य से हम उसकी कदर नहीं कर पाए। वो जब जापान घूम के आई, और जैसे योग है तो हम योग नहीं करते, जब वो योगा बन के आई अमेरिका से तो हम उसका महत्व जानने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीषा जी चेलावत, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। श्री जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन की आज की मीटिंग में बहुत ही प्रकांड विद्वान यहाँ पर मौजूद हुए हैं, श्वेता जी के निवास पर, अनुराग नगर पर, और बहुत ही सकारात्मक मीटिंग रही है। और विशेष रूप से आज हमारी संस्था को बहुत ही विद्वान वक्ता और रेकी हीलर महामंत्री के रूप में मिले हैं श्री आलोक जी जैन का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस संस्था को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे और सभी को साथ में लेकर चलेंगे। श्री जैन प्राच्य विद्या अनुदान संगठन का विशेष आभार और सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव अवश्य दें। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।